हेलो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशल प्रोविज़न फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स बाय सर्टेन कंपनी, यानी कि मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स अंडर सेक्शन 115 जीबी। ये बहुत समझना ज़रूरी है अगर आप बेसिकली असेसमेंट ऑफ कंपनी पढ़ रहे हो तो ये उसी में आता है। ठीक है, तो असेसमेंट ऑफ कंपनीज में हम यहाँ पर ये बात करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर इसमें क्वेश्चन में भी काम आएगा ये, और वैसे भी इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही बनता है। तो चलिए, खासकर ये एमकॉम के लिए ज़रूरी है, बीकॉम के लिए इतना ज़रूरी नहीं है, एमकॉम के लिए ज़्यादा ज़रूरी है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर आपको इनकम टैक्स पे करना है, ठीक है, तो इनकम टैक्स यहाँ पर आपको पता है कि कंपनी को एक फ्लैट रेट पे करना होता है, पर वो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स भी पे कर सकती है। अगर उसका ये जो टैक्स रेट है ये ज़्यादा आ रहा है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स में, तो वो टैक्स रेट फिर ये पे करती है। ठीक है, अब ये निकलता कैसे है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, उसकी हम बात करेंगे। अगर मैट का टैक्स देना है कंपनी को तो कुछ बुक प्रॉफिट निकालना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग निकलता है, तो हम उसकी बात करेंगे। बट किसके लिए यहाँ पर एलिजिबल है हम वो भी बात करेंगे। तो देखिए, अगर कंपनी देना चाहती है और वो फॉर्म हुई है 1 अप्रैल 2018 के बाद, वेन इन केस कंपनी वो मैट देना चाहती है और वो फॉर्म हुई है 1 अप्रैल 2018 के बाद, और उसकी इनकम देखो, वेरियंस कंपनी इनकम टैक्स पेबल, और उसकी इनकम अगर 18.5%, देखो अब यहाँ पर रेट 15% हो गया, ये 18.5% बुक में लिखा हुआ है, अब रेट क्या हो गया 15% हो गया। अगर उसकी जो टैक्स पेबल है, क्योंकि जो टोटल इनकम निकलती है उस पर जो टैक्स हमने कैलकुलेट करा और वो पता चला कि ये 15% कम है, मतलब इससे कम है। जो मैट प्रोविजन से हम टैक्स निकालते हैं ना, वो 15% पे निकालते हैं। किसका 15%? बुक प्रॉफिट का, ऑफ इट्स बुक प्रॉफिट 15% प्लस सरचार्ज, सब कुछ मिला मिलू के ये बुक प्रॉफिट का 15% निकालते हैं। उसके ऊपर सरचार्ज लगता है, फिर उसके ऊपर जो भी है आपका हेल्थ एंड एजुकेशन लगता है, फिर हम निकालते हैं। सो बेसिकली अगर उसकी, मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल तो बताता हूँ। देखो, सपोज करते हैं कि आपने, कंपनी ने अपनी टैक्स की लायबिलिटी निकाली और पता चला कि 5 लाख टैक्स की लायबिलिटी बन रही थी उसकी। ध्यान से मेरे समझना, अगर उसकी टैक्स की लायबिलिटी 5 लाख बन रही थी और पता चला कि मैट के हिसाब से उसकी टैक्स की लायबिलिटी 9 लाख बन रही है, तो गवर्नमेंट क्या कहेगी? गवर्नमेंट टैक्स की लायबिलिटी किसको मानेगी? गवर्नमेंट मानेगी 9 लाख को। गवर्नमेंट हमेशा ज़्यादा को मानती है, तो गवर्नमेंट मैट वाला टैक्स की लायबिलिटी गवर्नमेंट पे, मतलब मैट वाला टैक्स की लायबिलिटी लग जाएगी। तो वही चीज़ लिखी हुई है कि अगर उसकी टैक्स की लायबिलिटी कम है जो हमने मैट के प्रोविजन से निकाली है, तो फिर मैट वाला टैक्स उसको देना पड़ता है। अब क्लियर हुआ? तो ये चीज़ लिखी हुई है। अगर उसकी लेस देन है, अब तो वैसे 15% हो गया ऑफ इट्स बुक प्रॉफिट, तो बुक प्रॉफिट के हिसाब से अगर लेस देन है तो फिर ये उसको इस हिसाब से, ये बुक प्रॉफिट के हिसाब से ही देना पड़ेगा। अभी आगे चेंज भी हो सकता है, लेकिन जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आपको पता है कि ये इस वक्त 15% है। अब यहाँ पर आपको ये भी सवाल समझनी है, वही थी फिर आपको सरचार्ज कैसे देना पड़ता है, ये वही चीज़ लिखी हुई सरचार्ज। तो डोमेस्टिक कंपनी के 7 और 12% है, ठीक है, और फॉरेन कंपनी के 2 और 5% है। मार्जिन रिलीफ लगेगा और ये 4% है, इसमें 3% लिखा हुआ है ना ये। अब एजुकेशन सेस और ये नहीं लगता, अब लगता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जो कि 4%। अब देखो, वाइल कंप्यूटिंग द प्रॉफिट, जो बुक प्रॉफिट है उसको निकालने के लिए हमें कुछ ऐसा चीज़ें का ध्यान रखना होगा। वो यहाँ पर चीज़ लिखी हुई है, वो क्या है? एनी इंश्योरेंस और बैंकिंग कंपनी और कंपनी इंगेज इन जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, कोई बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस या फिर कोई सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किया है, शैल प्रिपेयर ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द गवर्निंग सच क्लास ऑफ कंपनी। तो जिस कंपनी को हम गवर्न करते हैं उसके प्रोविजन के हिसाब से उसको ये बनाना है स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस को, ठीक है, जो उन्होंने बता रखा है प्रोविजन एक्ट में, प्रोविजंस जो इनके है उसके हिसाब से बनाना है। एनी अदर कंपनी शैल प्रिपेयर, कोई बाकी जो कंपनी बच गई, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन अकॉर्डेंस विद शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017। शेड्यूल 3 में बता रखा है कि कैसे बनाना है, उसकी पूरी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरा फॉर्मेट है, वहाँ बता रखा है। इन कंपनी के लिए, जो इन कंपनी को गवर्न करती है बॉडी, उसके हिसाब से जो प्रोविजन बना है वैसा बनाना है, और जो बाकी कंपनी बन गई तो शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाना है। यहाँ तो बात क्लियर हो रही है अच्छे से? चलिए, तो देखो, वाइल प्रिपेयरिंग एनुअल अकाउंट्स, अब एनुअल अकाउंट बनाने पड़ते हैं ना, बैलेंस शीट वगैरह, बैलेंस शीट जो बनती है, तो उसको ले आपको अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को फॉलो करना है।
अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलोड फॉर प्रिपेयरिंग अकाउंट्स, मेथड और रेट एडोप्टेड फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, वो भी आपको बताना है, ठीक है, वो भी आपको ढंग से लेना है। शैल बी सेम, क्या कह रहा है, शैल बी सेम हैज़ बीन। बात समझ में आई आपको ये कि अकाउंटिंग पॉलिसी स्टैंडर्ड या रेट वो सेम ही अडॉप्ट होने चाहिए जो पहले वो कर रहे थे, स्टेटमेंट बदलना नहीं चाहिए। और अगर उन्होंने कोई अकाउंटिंग ईयर बदला है तो ये जो जितनी भी आइटम्स हमने बात करी थी वो भी उस अकाउंटिंग ईयर में सेम होनी चाहिए और वो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में फॉल होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब चाहे डिफरेंट अडॉप्ट करे ये सेम होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। कहने का मतलब ये। बुक प्रॉफिट क्या है, बुक प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है भाई? देखो, बुक प्रॉफिट निकालने के लिए बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में, तब ये बुक प्रॉफिट निकल पाएगा। कुछ बढ़ाना पड़ेगा, कुछ घटाना पड़ेगा। अब क्या बढ़ाना पड़ेगा, मेरी बात ध्यान समझना। इनकम टैक्स अगर आपने कोई पे किया था और वो माइनस हो रखा है, ये कोई प्रोविज़न था, उसको आप ऐड बैक कर दो। और ये सिर्फ बुक प्रॉफिट में नहीं, जब आपका बिजनेस का प्रॉफिट निकल लेगा ना, क्वेश्चन आप करोगे तो पता चलेगा कि बिजनेस के प्रॉफिट में भी आपको ये ऐड बैक करना पड़ेगा, इनकम टैक्स या प्रोविज़न। क्योंकि इनकम टैक्स नहीं देना भाई आपने, इनकम टैक्स तो यार पहले पे कर चुके हो ना। इनकम टैक्स हम यहाँ पर ले रहे हैं ऐसी इनकम जो आपने कमाई है, बिजनेस की इनकम ले रहे हैं बेसिकली आप, तो इनकम टैक्स थोड़ी आएगा। कोई भी ऐसा रिजर्व नहीं आएगा, कोई भी रिजर्व, कोई भी आपने कोई प्रोविजन बनाया, कोई मीटिंग, कुछ लाइबिलिटी को मीट करने, अदर देन असर्टेन लाइबिलिटी, कोई असर्टेन लाइबिलिटी को छोड़ के कोई भी ऐसी उल्टी सीधी लाइबिलिटी है, कंटीजेंट लाइबिलिटी वगैरह, उसके ऊपर प्रोविजन ना रखे, वो नहीं आएगा प्रोविजन, उसको आप एड बैक कर देना। कोई प्रोविजन ऑफ लॉसेज बना रखा है सब्सिडरी कंपनी का, वो नहीं आएगा। कहने का मतलब प्रोविजन नहीं आएगा। द अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड, वही मैं कह रहा हूँ ना, बिजनेस की इनकम नहीं है ये, डिविडेंड नहीं आएगा। अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर रिलेटेबल टू इनकम टू विच सेक्शन 10, 11, 12 अप्लाई, जो सेक्शन 11, 10, 12 अप्लाई होता है, इस आपने एक्सपेंडिचर किया इस यहाँ पर इनकम कमाने के लिए, तो वो एक्सपेंडिचर नहीं लेने। हाल लेकिन एक्सपेंसेस जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के होते हैं, जो एग्जम्प्ट है, शैल नॉट बी एडेड, क्योंकि ये पहले से एग्जम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 38 में। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जम्प्ट होता है, ठीक है, आपको नहीं देना पड़ता, तो नहीं देना पड़ता, उसका टैक्स नहीं देना पड़ता, मतलब तो उसका नहीं देना पड़ता, तो क्या एक्सपेंसेस क्यों ले रहे फिर हम, ठीक है ना। तो ये 10, 11, 12 को आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक्सपेंसेस आपने जो करे हैं वो एक्सपेंसेस बेसिकली आपने एड बैक नहीं करने, बिकॉज वो सारे एग्जम्प्ट होते हैं एक तरह के आपके। उसके बाद अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर रिलेटेबल टू इनकम, AOP, BOI हैज़ पेड टैक्स एट मैक्सिमम मार्जिनल रेट, वो भी नहीं आएगा। आपने कोई एक्सपेंडिचर किया, ठीक है, आपका जो शेयर ऑफ SSC इन द इनकम, जो आपने जो शेयर है SSC का, जो भी AOP और BOI में है, उनका क्या होता है कि उनको हैज़ पेड टैक्स एट मैक्सिमम मार्जिनल रेट। अगर उन्होंने टैक्स पे कर दिया मैक्सिमम मार्जिनल रेट के कर दिया है, तो उनका एक्सपेंडिचर नहीं आएगा, फिर उसको एक्सपेंडिचर नहीं लेना है, उसको ऐड बैक कर देना है, बिकॉज वो पे कर चुके हैं टैक्स पहले से ही। एक्सपेंडिचर का तो खत्म हो गया ना सेल सारा। डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। अमाउंट ऑफ डेफर्ड टैक्स एंड प्रोविजन देयर ऑफ नहीं आएगा, डेफर्ड टैक्स का प्रोविजन नहीं आना चाहिए। अमाउंट सेट असाइड एज प्रोविजन फॉर डिमिनिशन इन वैल्यू ऑफ एसेट, वो भी नहीं आएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डिमिनिशन, कुछ भी नहीं आएगा। अमाउंट स्टैंडिंग रिवोल्यूशन रिजर्व नहीं आएगा, कोई भी देखो कोई भी नहीं आ रहा रिजर्व वगैरह, ठीक है। टू बी रीवैल्यूड ऑफ एसेट। उसके बाद अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स ये नहीं आएगा, जैसे कि आपने कोई टैक्स पे किया है, वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे किया आपने, वो नहीं आएगा। इंटरेस्ट चार्ज किया वो नहीं आएगा, सरचार्ज नहीं आएगा, ठीक है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। आपका समझ आ रही है बात? ये कोई मेरे कहने का मतलब मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताऊँ, कोई टैक्स नहीं आने वाला, कोई प्रोविज़न नहीं आने वाला, प्रोविज़न नहीं आने वाला, ठीक है। ना ही कोई ऐसी इनकम आने वाली है जैसे कि जो एग्जम्प्ट है उसका एक्सपेंडिचर ऐड नहीं करना, जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपका एक्सपेंसेस ऐड नहीं करने, कोई 10, 11, 12 वाले इनकम का एक्सपेंडिचर ऐड नहीं करना, जो पहले से आप मैक्सिमम मार्जिन रेट पर टैक्स दे चुके हो उसका एक्सपेंडिचर ऐड नहीं करना, डेप्रिसिएशन ऐड नहीं करना। समझ आ रही बात? अब देखो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। इनकम ये जो प्रोविज़न टैक्स रिलेटेड सारा खेल था। अब रिड्यूस क्या करना है, अगर कोई ऐड हो रखा है, गलत ऐड हो रखा है, उसको रिड्यूस करना है, तो क्या है रिड्यूस? कोई भी अगर आपने रिजर्व था, जब हम बात करें रिजर्व और प्रोविजन, हमने ऐड बैक करना है। अगर उसमें कोई अमाउंट विड्रॉ कर ली, आपने अमाउंट विड्रॉ कर ली, तो वो थोड़ी ऐड बैक करेगी आपकी। तो अगर वो अमाउंट विड्रॉ कर ली है तो उसको क्या करना है? रिड्यूस कर देना है। फिर आपने क्या करना है? रिड्यूस करना है, बिकॉज आपने यहाँ पर ऐड बैक कर दिया था।
और अगर उसमें अमाउंट विड्रॉ कर लिया है तो हमें माइनस करना पड़ेगा फिर अपने प्रॉफिट में से, क्योंकि अमाउंट विड्रॉ हो चुकी है। हमें हमें क्या चाहिए था कि अमाउंट आनी नहीं चाहिए यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने तो ऐड बैक कर लिया गलती से, तो अमाउंट अगर आप विड्रॉ कर चुके हो तो मुझे फिर उसमें से निकालना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, रिड्यूस कर दूंगा मैं। ठीक है, तो अगर आपने कोई अपने रिजर्व प्रोविजन में से जो हमने यहाँ पर ऐड बैक किया था उसमें अब अमाउंट विड्रॉ कर लिया, अब तो खत्म हो गया, फिर इसको निकालना पड़ेगा यहाँ से। एक्सेप्शन है लेकिन इसमें कुछ, द अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम एज ए रिजर्व क्रिएटेड बिफोर 1997 विच वॉज नॉट डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर कोई अमाउंट विड्रॉ करी थी 1997 1 अप्रैल से पहले और वो डेबिट नहीं हुई थी उस समय, और वो उस समय डेबिट नहीं हुई थी, तो वो डिडक्टेबल नहीं। ठीक है, वो डिडक्टेबल नहीं है। यानी कि आपने अमाउंट तो विड्रॉ कर ली रिजर्व में से, लेकिन अगर वो पहले से डेबिटेड नहीं था और वो 1997 से पहले आपने विड्रॉ करी थी तो वो डिडक्टेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल रिवैल्यूएशन रिजर्व, फॉर एग्जांपल रिवैल्यूएशन रिजर्व क्या एग्जांपल है? रिवैल्यूएशन रिजर्व अगर आपने क्रिएट नहीं किया था बाय वे ऑफ डेबिट एनी अमाउंट ट्रांसफर देयर फ्रॉम टू स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस टू काउंटर बैलेंस द क्लेम ऑफ एडिशन डेप्रिसिएशन ऑन द रिवैल्यूड इनहेंस कॉस्ट ऑफ एसेट विल नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम बुक प्रॉफिट। इसका मतलब आपको समझ आएगा थोड़ी देर में। अभी आपको समझ आएगा कि ये एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या होता है। कभी कभार जब हम रिवैल्यूएशन करते हैं तो हमारी एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है। सपोज करो पहले 5 लाख पे आप डेप्रिसिएशन दे रहे थे, अब उसकी वैल्यू बढ़ के 10 लाख हो चुकी है, तो अब एडिशन डेप्रिसिएशन दोगे ना अब उसको। तो उसी की बात कर रहा है कि एनी अमाउंट ट्रांसफर देयर फ्रॉम स्टेटमेंट प्रॉफिट टू काउंटर द बैलेंस द क्लेम ऑफ एडिशन डेप्रिसिएशन ऑन द रीवैल्यूड एसेट विल नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम बुक प्रॉफिट। तो वो आपको फिर बुक प्रॉफिट में भी डिडक्ट नहीं करना है। ठीक है, तो इसीलिए वो कह रहा है कि कोई भी एडिशनल डेप्रिसिएशन फिर डिडक्ट नहीं करना है अगर ये सीन हो गया। ठीक है, ये सीन समझ आ रहे हैं आपको बात? तो रिवैल्यूएशन रिजर्व विच वाज नॉट क्रिएटेड बाय वे ऑफ डेबिट एनी अमाउंट ट्रांसफर देयर फ्रॉम टू स्टेटमेंट प्रॉफिट टू काउंटर द बैलेंस टू द क्लेम ऑफ एडिशन डेप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन विल नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम बुक प्रॉफिट। तो ये इफ एनी, तो अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व आपने डेबिट करके क्रिएट नहीं किया था तो अमाउंट जो आपने ट्रांसफर करी थी, अमाउंट ट्रांसफर देयर फ्रॉम टू स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस टू काउंटर द बैलेंस द क्लेम ऑफ एडिशन, तो आपने जो क्लेम ऑफ एडिशन डेप्रिसिएशन के लिए सिर्फ उसको डाल दिया था वहाँ पर, तो वो डिडक्टेबल नहीं होगा। अगला है इफ एनी प्रोविजन और रिजर्व वाज अलाउड इन कंप्यूटिंग द बुक प्रॉफिट इन प्रीवियस ईयर रेलिवेंट टू असेसमेंट ईयर आफ्टर 1 अप्रैल 19 सच प्रोविजन और रिजर्व इफ क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट शैल नॉट बी डिडक्टेबल। अगर कोई प्रोविजन और रिजर्व वो अलाउड था बुक प्रॉफिट में कि वो उसको लेना है 1 अप्रैल 1997 के बाद, और आपने उसको लिया, तो फिर डिडक्ट थोड़ी करोगे दोबारा। ठीक है, वो अलाउड था, अलाउड नहीं था तो ऐड बैक करते हैं ना, अलाउड था वो। एग्जम्प्टेड इनकम में ली, जैसे मैंने बताया सेक्शन 10, 11, 12 में एग्जम्प्टेड इनकम आएगी। तो अगर आपने वो ली है तो उसको दोबारा हटाओगे थोड़ी, तो उसको हटाएगी नहीं, तो उसको इसलिए एक्सेप्शन है। हाउएवर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शैल नॉट बी डिडक्टेड, वही लिखा हो ना कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाली इनकम भी डिडक्ट नहीं होने वाली। तो ये चीज़ है। तो चलिए कुछ और एक्सेप्शन है। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्लेम्ड, मैंने को बताया जैसे ये एक्सेप्शन क्या है, ये है एक्सेप्शन नहीं है। देखो ये अब यहाँ पर एक्सेप्शन थर्ड तक, सेकंड ये आपका एक्सेप्शन खत्म हो चुकी थर्ड तक। अब मैं बता रहा हूँ कि रिड्यूस करना है। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्लेम इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एक्सक्लूडिंग द क्लेम ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन अकाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट। मतलब क्या है कि आपने रिड्यूस क्या करना है, जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो आपने रिड्यूस कर देना है। वही लिखा है ना, सॉरी एडिशन डेप्रिसिएशन नहीं, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्लेम। मतलब सपोज करो आपने डेप्रिसिएशन क्लेम किया 30,000 का, और जब रिवैल्यूएशन करा तो उसकी वैल्यू बढ़ गई एसेट की। ठीक है, और उसकी वैल्यू जब बढ़ी तो वही लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग द क्लेम ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन अकाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट। उसकी वैल्यू बढ़ के होगी, सपोज करो 50, उसकी वैल्यू बढ़ के होगी कुछ 50,000 पे, और आपने उसके ऊपर डेप्रिसिएशन 40,000 पे दे रहे हो। मतलब ये था डेप्रिसिएशन रिवैल्यूएशन एसेट का, और ये था उससे पहले वाला। तो वो कह रहा है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्लेम एक्सक्लूडिंग द क्लेम ऑन रिवैल्यूएशन एसेट, उसको आपने माइनस कर देना है। कहने का मतलब एडिशनल डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन जो आपने देना पड़ा उसको माइनस कर देना है, क्योंकि आपने एडिशनल नहीं देना।
आपने सिर्फ कौन सा लेना है, अपना वाला डेप्रिसिएशन, पुराना वाला। तो पहले आप अगर ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे तो उसको ऐड बैक करना है, जैसे कि हमने यहाँ समझा था, और फिर रिवोल्यूशन एसेट आपने करा, एडिशनल वाला हुआ तो उसको माइनस कर देना है, ठीक है। अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम रिवोल्यूशन रिजर्व एंड क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट प्रॉफिट, यानी कि अगर आपने अमाउंट विड्रॉ करा रिवोल्यूशन रिजर्व का और आपने क्रेडिट कर दिया, पहले तो हमने समझा था कि अमाउंट विड्रॉ करा रिवोल्यूशन रिजर्व का और वो डेबिट नहीं करा था स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस में। अगर आपने अमाउंट विड्रॉ करा है और क्रेडिट कर दिया है तो आपने फिर उसको माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज रिवोल्यूशन रिजर्व तो लेना नहीं, आपने माइनस करना पड़ेगा ना। आपने गलती से क्रेडिट कर दिया, उसको ऐड कर दिया। टू द एक्सटेंड इट डज नॉट एक्सीड द डेप्रिसिएशन ऑन अकाउंट ऑफ रिवोल्यूशन एसेट, मतलब क्या है, उतना ही आपने विड्रॉ करा है, इट डज नॉट एक्सीड द डेप्रिसिएशन ऑन अकाउंट ऑफ रिवोल्यूशन एसेट, कि वो डेप्रिसिएशन से एक्सीड नहीं होना चाहिए। अमाउंट विड्रॉ फॉर रिवोल्यूशन एंड कैरी टू स्टेटमेंट टू द एक्सटेंट इट डज नॉट एक्सीड द डेप्रिसिएशन ऑन अकाउंट ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ एसेट। डेप्रिसिएशन आपने देखा उसका रिवोल्यूशन एसेट करके, वो उससे एक्सीड आपने विड्रॉ नहीं करा। समझ आ रही बात। अमाउंट ऑफ इनकम, वही मैं बात करता AOP BOE वाली, हैज़ पेड मैक्सिमम मार्जिनल टेल। तो वही चीज़, अगर आपने इनकम आपने ली है और वो क्रेडिट करी हुई है तो उसको माइनस करेगी, डेबिट करी है तो भी माइनस, तो आप ऐड बैक कर दोगे। समझ आ रही बात। अगर आपने उसको माइनस करा तो ऐड बैक कर दोगे, ऐड करा तो माइनस कर दोगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस होता है या अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन होता है, विच एवर इज लेस, उसको आपने लेना है, उसको आपने क्या करना है, माइनस कर देना है बुक प्रॉफिट निकालते हुए। कोई भी अनएब्जॉर्ब लॉस होगा, ज़्यादातर बिजनेस वाला आएगा, और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन आएगा, उन दोनों में से जो भी कम वैल्यू होगी ना उसको माइनस कर देना है, ये आपको ध्यान रखना है। एक्सप्रेशन लिखी हुई है कि ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, नो डिडक्शन शैल बी अलाउड अंडर सेक्शन ये वाला, द अमाउंट इफ द अमाउंट ऑफ लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड और डेप्रिसिएशन नील, मतलब अगर वो नील है तब थोड़ी हम लेंगे, तब थोड़ी लेंगे उसको, तो ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं कर सकते। कहने का मतलब वही तो चीज़ है, अगर जीरो है उसकी वैल्यू पहले से ही अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, तो उसको ब्रॉड फॉरवर्ड थोड़ी करेंगे। ब्रॉड फॉरवर्ड मतलब कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। अगला है द प्रॉफिट्स ऑफ सिक इंडस्ट्रियल कंपनी फॉर द असेसमेंट ईयर कमेंसिंग फ्रॉम असेसमेंट ईयर रेलिवेंट टू द प्रीवियस ईयर इन विच कंपनी हैज़ बिकम सिक, यानी कि जिस ईयर में, ठीक है, मतलब हमारे प्रीवियस ईयर में अगर वो सिक हो गई है, एंडिंग विद असेसमेंट ईयर ड्यूरिंग विच एंटायर नेट वर्थ ऑफ सच कंपनी बिकॉज इक्वल और एक्सीड द एक्लुमेटेड, मतलब कहने का मतलब है द प्रॉफिट ऑफ सिक इंडस्ट्रियल कंपनी फॉर द असेसमेंट ईयर, जहाँ पर हम निकालना चाह रहे हैं कमेंसिंग फ्रॉम असेसमेंट ईयर रेलिवेंट टू प्रीवियस ईयर, मतलब आपने असेसमेंट ईयर से निकालना स्टार्ट किया प्रॉफिट उसका, और वो उसका प्रॉफिट जो है वो सिक हो चुका था एंडिंग विद असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर के एंड होते हुए, इन विच कंपनी हैज़ बिकम सिक एंड एंडिंग विद असेसमेंट ईयर ड्यूरिंग विच एंटायर नेटवर्थ ऑफ सच कंपनी बिकॉज इक्वल और एक्सीड द एक्यूमुलेटेड लॉस। अगर एक्यूमुलेटेड लॉस से एक्सीड कर गई है या उसके इक्वल हो चुकी है तो फिर क्या होगा, वो उसका प्रॉफिट आपने माइनस कर देना है, बिकॉज वो क्या हो गया है, वो लॉस हो चुका है ना। प्रॉफिट ऑफ सिक इंडस्ट्रियल कंपनी लॉस में आ चुकी है वो, तो दैट मीन्स को माइनस कर देना है आपने, वो थोड़ी लेना है। डेफर्ड टैक्स नहीं लेना, ऐड भी कर देना अगर वो माइनस हो रखा है, और लेना भी नहीं है। इफ सच अगर क्रेडिट कर रखा है तो नहीं लेना, ऐड और माइनस कर रखा है तो ऐड बैक कर देना। तो आई होप आपको अच्छे से बात समझ में आई है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। एक बार आपको ध्यान समझना है, देखो नीचे मैंने लिखा हुआ है कि यही चीज़ लिखी हुई है, देखो बिजनेस का बोर्ड फॉरवर्ड लॉस आएगा, ये देखो कैरी फॉरवर्ड और अनएब्जॉर्ब्ड लॉस, बिजनेस लॉस, स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कह रहा है कि अफेक्ट डज नॉट अफेक्ट द कैरी फॉरवर्ड, मतलब ये कह रहा है कि इसको अफेक्ट नहीं करेगा, हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं स्पेकुलेशन की, ये जो लॉसेस होते हैं। और कंपनी शैल फर्निश अ रिपोर्ट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म, रिपोर्ट भी फर्निश करनी पड़ेगी जो कि सेक्शन 44A दी हुई है। बुक प्रॉफिट और लॉस डराइव फ्रॉम एक्टिविटी टोनेज टैक्स कंपनी। टोनेज टैक्स कंपनी कौन सी होती है, टोनेज टैक्स कंपनी बेसिकली ऐसी ही कंपनीज होती है ज़्यादातर जिसकी बेसिकली उसकी लाइबिलिटी कहीं ना कहीं ना वो जो मतलब शिपिंग एक्टिविटी करती है, ठीक है, जो शिपिंग एक्टिविटीज़ करती है वो वाला, वो जो है बुक प्रॉफिट जो है वैसे उनके लिए ड्राइव नहीं होगा, शैल एक्सक्लूडेड फ्रॉम द बुक प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, ठीक है। और द प्रोविज़न ऑफ सेक्शन, ये जो मैट के प्रोविज़न है सेक्शन 115 JB में, वो अप्लाई नहीं होते अगर उसकी इनकम
इनकम एक्रूइंग और अराइजिंग टू अ कंपनी फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। अगर वो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस काम करती है तो ये प्रोविज़न अप्लाई नहीं होगा, मैट का नहीं लगेगा वहाँ पर प्रोविज़न। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा पूरा का पूरा मैट का प्रोविज़न क्या होता है, क्या सीन होता है। अगर आपको अच्छे समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फैला दीजिए। थैंक यू।